आज मेरी शादी की 32वीं सालगिरह थी। मेरा बेटा करण भी बेंगलुरु से इसे सेलिब्रेट करने आया। उसे बेंगलुरु में नौकरी करते 2 साल हो गए। उसकी शादी नहीं हुई थी। हम पति पत्नी की राय थे कि कोई ढंग की लड़की मिलेगी तो उसकी शादी कर देंगे। पिछले साल करण से 2 साल छोटी बेटी अंशु की शादी की थी। हमारा सोचना है कि शादी ब्याह सही समय पर कर देना चाहिए। अंशु एमएससी कर रही थी, तभी एक अच्छा रिश्ता आया। अंशु अब तब शादी के लिए तैयार नहीं थी, वह अपना करियर बनाना चाहती थी। मैंने समझाया, अगले साल तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, नौकरी करनी है तो कोई अच्छा स्कूल ज्वाइन कर लेना। थोड़े ना नुकुर के बाद वह तैयार हो गई। आज वह एक नामी गिरामी स्कूल में नौकरी कर रही है और अपने काम से खुश है। इस समारोह में मैंने कुछ खास लोगों को ही बुलाया था। आयोजन खत्म होने के बाद मेरी एक चचेरी ननंद ने एक रिश्ते का जिक्र किया। लड़की भी बेंगलुरु में नौकरी करती है। उसने कोटा से बीटेक किया है। वह बोली, मुझे सुनकर अच्छा लगा। करण भी वहीं सेटल था। दोनों साथ काम करेंगे तो घर गृहस्थी का आर्थिक बोझ आसानी से उठा सकेंगे। ननंद ने लड़की का फोटो मोबाइल के जरिए दिखाया। लड़की सुंदर थी। समारोह से निवृत्त होने के बाद मैंने मौका देखकर एक दिन अपनी चचेरी ननंद से संपर्क किया। लड़की की माँ ही सब कुछ है। सुनकर मुझे अफसोस हुआ। पिता को क्या हुआ था? मैंने सवाल किया। अरे वह नहीं जो आप समझ रहे हैं। उसकी माँ तलाकशुदा है। सुनकर मुझे मायूसी हुई। उससे उबरी तो पूछा, आप लड़की को माँ को कब से जानती हैं? इससे आपका रिश्ता क्या है? लड़की की माँ मेरे पड़ोस में रहती है। अच्छी जान पहचान है। काफ़ी मिलनसार महिला है। यहीं एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करती है। बाकी सब तो ठीक था, पर मुझे उसकी माँ का तलाकशुदा होना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपने मन की बात ननंद से कही। भाभी, ज़माना बदल रहा है। नई निभा होगा तो हो गई होगी अलग। रोज़ रोज़ घुटकर जीने से अच्छा अलग हो जाए। ननंद ने ज़मीनी हकीकत से अवगत कराया। तो भी क्या ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ना ठीक रहेगा? लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मैंने कहा, कोई कुछ नहीं कहेगा, किसके पास समय है। वैसे आप अपनी तसल्ली के लिए लड़की की माँ से हर तरीके से बात कर लें। जब संतुष्ट हों तब रिश्ते के बारे में सोचिए। सिर्फ तलाक की वजह से रिश्ता ठुकराना मेरी समझ में उचित नहीं है। ननंद ने दो टूक कहकर अपनी बात समाप्त कर दी। एक तरफ लड़की की पढ़ाई लिखाई, अच्छी नौकरी का लोभ था, तो दूसरी तरफ उसके परिवार को लेकर मन में तरह तरह की दुश्चिंता थी। अंततः मैंने अपने पति सुरेश से उसका जिक्र किया। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जरूरी नहीं कि जैसा तुम सोचती हो वैसा ही हो। तलाक लेने का मतलब ये नहीं कि उस महिला का चरित्र संदिग्ध हो गया। तमाम ऐसे पुरुष हैं जिनकी नज़रों में औरतों की कोई अहमियत नहीं होती। वे अपनी तरह से जीना पसंद करते हैं। शराब पीना, पर स्त्री संबंध, मारना पीटना, ऐसी तमाम हरकतें हैं जो अपनी बीवी के साथ करते हैं। ज़्यादातर महिलाएं इसे अपनी नियति मानकर स्वीकार कर लेती हैं। वहीं कुछ के लिए तलाक ही सही विकल्प होता है। सुरेश ने गलत नहीं कहा। मैंने एक दिन लड़की की माँ को बुलाया। बातचीत से वह सुलझी हुई लगी। न जाने क्यों मुझे उसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा। हो सकता हो कानपुर में ही कहीं देखा हो। उन्होंने अपना नाम निकिता बताया। उसके पति के बारे में जानना चाहा तो कहने लगी, वह एक बिजनेसमैन है। इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझूंगी। वे रहते कहाँ हैं? आपका मायका कहाँ है? मैंने फिर भी पूछ ही लिया। जी, मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मेरे एक्स पति भी वहीं रहते हैं। अब तो मुझे पूरा भरोसा हो गया कि ये वही महिला है जिसके बारे में मैं सोच रही थी। फिर भी तसल्ली के लिए सब कुछ उसी से पूछना मुनासिब होगा। पर क्या अभी उचित होगा? मुझे लगा नहीं। तब जब तक शादी के लिए सबकी राय एक नहीं बनती, तब तक निकिता जी के अतीत को कुरेदना उचित नहीं होगा। मैंने दूसरी बात छेड़ी। क्या वे अपनी बेटी से मिलने आते हैं? मेरे इस सवाल पर वह किंचित भरे मन से बोली, नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ। कैसा पिता है जिसे अपनी बेटी से लगाव नहीं? चाय पीने के बाद मैंने कहा, मुझे आपकी बेटी पसंद है। रही शादी की बात तो मैं इसके बारे में अपने पति और बेटे से बात करूंगी। बिना उनकी रजामंदी के मैं कोई निर्णय नहीं लेना चाहूँगी। वह खुश हो गई। उसके जाने के बाद मैं 35 साल पुरानी उस घटना पर गौर करने लगी जो मेरे सामने फिर से सजीव हो उठी। बात उन दिनों की थी जब मैं बनारस के एक मोहल्ले में बतौर किराएदार रहती थी। मेरी उम्र यही कोई 23 साल की होगी। तब मैं कुंवारी थी और मेरी शादी की बातचीत चल रही थी। एक रोज़ मैं अपने मकान के एक और लगे नल से पानी भर रही थी। तभी एक सुंदर सी महिला तेजी से निकलकर आंगन में आई। वह हड़बड़ाई हुई थी और उसने छत की सीढ़ियों का रास्ता पूछा। मैंने एक नज़र उस पर डाली, फिर सीढ़ी की ओर इशारा किया।
वह लगभग भागती हुई सीढ़ियों पर चढ़ी, फिर लापता हो गई। बाद में पता चला कि वह साथ वाले दूसरे मकान की छत पर उतरी, फिर नीचे जाने वाली सीढ़ियों के माध्यम से पिछवाड़े से निकलकर कहीं चली गई। उसके जाने के बाद उसकी चर्चा जोर पकड़ने लगी। जिन किराएदारों ने ये नज़ारा देखा, उनके लिए ये जिज्ञासा का विषय बन गया। मैं भी उसके बारे में जानने को उत्सुक थी। कौन है, कहाँ से आई, भागने की वजह क्या थी? दरअसल हम जिस मकान में रहते थे वह काफ़ी बड़ा था। मकान के बीच में आंगन था। आंगन शेष किराएदारों के बीच का साझा रास्ता था, जिससे होकर हम सब बाहर या छत पर जाते थे। सबके घर का बरामदा आंगन में ही खुलता था, सिर्फ उस मकान को छोड़कर जिसका सिर्फ एक दरवाज़ा आंगन से जुड़ा था, जिससे निकलकर वह महिला आंगन में आई। उस कमरे में रहने वाले एकमात्र किराएदार से हम सबका कोई संबंध न था। वह मकान के सामने वाले हिस्से से आता जाता था, वहीं दूसरे किराएदार पीछे के रास्ते से। मकान के बाहर कुछ लोग शोर मचा रहे थे। मेरी माँ बाहर निकलकर मकान के सामने वाले मेन हिस्से की ओर गई। वहाँ मोहल्ले के काफ़ी लोग जमा थे। मोहल्ले के कुछ दबंग किस्म के लोग मकान मालिक को गालियाँ दे रहे थे। वे मकान में रहने वाले किराएदार को बाहर निकालने का दबाव बना रहे थे। लोगों से पता चला कि एक आदमी भी उनके साथ खड़ा था, जो उस भागने वाली महिला का पति था। माँ आधे घंटे बाद आई, तब सारे वाक़ये से हम सबको परिचित कराया। कहने लगी, भागने वाली महिला का प्रेमी था ये किराएदार। वह महिला अपने प्रेमी से मिलने आई थी। इस बीच उसके पति को खबर लगी तो पीछा करते हुए यहाँ तक आ पहुँचा। अब मेरी समझ में सारा माजरा आया। वह महिला वाकई सुंदर थी, जिसकी सुंदरता की चर्चा मोहल्ले में कुछ दिनों तक होती रही। उसके बाद बात आई गई हो गई। फिर मेरी शादी हो गई और मैंने उस घटना को हमेशा के लिए भुला दिया। तो क्या ये वही महिला है? समय के साथ चेहरे पर बदलाव आ जाता है, इसलिए ये कहना कि निकिता ही वही महिला है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। तब कैसे पता चले कि निकिता वह महिला नहीं है? अगर निकिता वही महिला साबित हो गई, तब तो शादी का सवाल ही नहीं उठेगा। इस बीच करण ने खबर दी कि वह उस लड़की से मिला है। उसका नाम सौम्या है। बातचीत से ठीक ठाक लगी उसे। जब मैंने बतलाया कि मेरी माँ तुम्हारी माँ को जानती है, तो वह खुश हो गई। हम दोनों ने ऑफिस से निकलने के बाद एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी भी पी। वह बहुत सुंदर लड़की है। सुंदर शब्द से मुझे धर्म संकट में डाल दिया। करण ने सौम्या से शादी की जिद की। तब क्या करूंगी? निकिता जी के तलाक तक तो ठीक था, पर जब बात चरित्र पर आएगी तब क्या होगा? मुझे अपने आप पर अफसोस होने लगा कि क्यों इस मामले में जल्दबाजी दिखलाई। न करण को लड़की की फ़ोटो और पता बतलाती, ना ही वह एक कदम आगे बढ़ता। मैंने सुरेश जी से कहा तो वह बड़े निश्चिंत भाव से बोले, इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। करण ऐसा कुछ नहीं करेगा। हाँ, तुम लड़की की माँ को बुलाकर चाहो तो अपनी शंका का समाधान कर सकती हो। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होगा जो अनुचित हो। माँ का अच्छा करियर है, बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाई है, ये सब अच्छे संस्कारों से ही संभव है। मुझे सुरेश की बात जची। मौका देखकर निकिता जी को दोबारा बुलवाया। क्या मैं आपकी निजी ज़िंदगी के बारे में जान सकती हूँ? पहले तो वह थोड़ा हिचकी, फिर तैयार हो गई। मेरे मन में आपको लेकर कुछ शंकाएं हैं, जिसका समाधान हो जाए तो इस रिश्ते के लिए मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। जी पूछिए। मैं भी चाहूँगी कि कहीं कोई कसर न रह जाए जिसके लिए हम दोनों को पछताना पड़े। मैंने उस घटना का जिक्र किया। कुछ क्षण के लिए वह कहीं खो गई। जब उभरी तो उसकी आंखों के दोनों कोर भीगे हुए थे। एक स्त्री होने के नाते मैं भी भावुक हो गई। निकिता जी बोली, मैंने सोचा था कि वक्त के साथ मेरा अतीत भी दफन हो चुका होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। आपके रूप में मैं फिर से जिंदा हो गया। ये सच है कि मैं वही अभागिन स्त्री हूँ जिसके बारे में आप जानती हैं। वह मेरा प्रेमी था, पर यह सच नहीं था कि मैं शादी के बाद भी उससे मिलती थी। उस दिन उससे मिलने की सिर्फ यही वजह थी कि उसके पास हमारे साथ बिताए हुए कुछ पलों की तस्वीरें थीं, जिन्हें मैंने लेने का प्रयास किया। पता नहीं कैसे मेरे पति ने मुझे रिक्शे से अकेले जाते हुए देख लिया। उन्होंने मेरा पीछा किया और वह वहाँ तक आ पहुँचे। उसके बाद जो हुआ वह आपको तो पता ही है। उसने कहना जारी रखा, शादी के 2 साल किसी तरह से गुजारे। सौम्या उन्हीं की बेटी थी, मगर उन्होंने कभी भी उसे नहीं स्वीकारा। वह बार बार यही कहते कि ये मेरी बेटी नहीं है। अंततः जब उनकी आदतों में कोई बदलाव नहीं आया, तो एक दिन अजिज आकर मैंने कहा, क्या स्त्री का प्रेम करना गुनाह है? शादी के पहले आपने भी किया होगा। आपका प्रेम क्षम, वही मेरा प्रेम व्यभिचार। सिर्फ इसलिए कि मैं एक स्त्री हूँ? मेरे पति ने तेज आवाज़ में कहा, तुम्हारी वजह से आज भी मैं सामाजिक रुसवाइयों से मुक्त नहीं हो पाया। कोई बात छुपती नहीं, सबको पता चल चुका है कि तुम शादी के बाद भी अपने प्रेमी से मिलती रहीं।
मैंने नम्रता से कहा, उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। अगर आप खुले दिमाग के होते तो क्या ज़रूरत थी मुझे उससे फ़ोटो लेने की? साथ फ़ोटो खिंचवा लेना एक आम बात है। लड़का लड़की एक साथ पढ़ रहे हैं, यदि उनके बीच एक अच्छी दोस्ती बन जाती है तो साथ में फ़ोटो खिंचवा लेने से कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है। मगर नहीं, मन में आपको लेकर एक भय था, इसलिए उसके पास गई थी। आपने तो सोचा कि मैं उसके पास प्रेमालाप करने जा रही हूँ। निकिता, कौन देख रहा है कि अंदर तुम क्या कर रही हो? मैं चाहकर भी उस पल को भुला नहीं पाता। इसका इलाज क्या है? तलाक। यही उनका निर्णय था। मैंने भी इसे बेहतर फैसला समझा। तब से आज तक मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हुआ। सोचा एक लड़की है, उसे ही अपने जीवन का मकसद बनाऊंगी, उसे अच्छी परवरिश दूंगी, शिक्षा दूंगी। कल को आपकी बेटी भी आपके पद चिन्हों पर चले तब। मैंने कौन सा गलत रास्ता चुना था? प्रेम किया जो किन्हीं कारणों से शादी में तब्दील ना हो सका, इसमें बुरा क्या है? जरूरी नहीं कि आप जिससे प्रेम करते हैं उससे भी विवाह भी हो। मेरी गलती ये थी कि अपने प्रेमी से संपर्क करके उससे अपना अतीत मांगा, जो मेरे पति के शक का कारण बना। इसमें मैं अपने पति को दोष नहीं दूंगी, बल्कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी। न जाती उसके पास, जो होता देखा जाता। कल यदि मेरे पति को मेरे प्रेमी से पता चलता कि मैं उससे प्रेम करती थी तो मैं निडर होकर कह सकती थी, हाँ करती थी। और हाँ, आप ये मत समझिए कि मेरी बेटी नहीं जानती है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया है, ज़माने की ऊंच नीच भी समझा दी है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। उसमें मुझे लेकर कोई हीन भावना नहीं है। निकिता की बातों से लगा कि वह बेकसूर स्त्री थी। वह उठकर जाने लगी। मैंने उसे दरवाजे तक छोड़ा। इतना सब कुछ कहने सुनने के बाद उसके चेहरे पर कहीं भी अपराध बोध के शिकन न थे। ये मुझे अच्छा लगा। 1 महीना गुजर गया। मैंने इस शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। एक दिन करण का फ़ोन आया। माँ, मुझे सौम्या पसंद है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। सुनकर मुझे तीव्र आघात लगा। उस समय तो कुछ नहीं बोली, मगर जब रात को सुरेश जी ऑफिस से आए तो करण की पसंदगी के बारे में जिक्र किया। दिक्कत क्या है? लड़की उच्च शिक्षा प्राप्त है, अच्छी नौकरी में है। मुझे तो उसमें कुछ खराबी नज़र नहीं आ रही। मैं उसकी माँ का अतीत पचा नहीं पा रही हूँ। अतीत के बारे में सोचकर क्या हासिल हो जाएगा? जीना तो है हमें वर्तमान में। वर्तमान यही कहता है कि उस लड़की में कोई खराबी नहीं है। अगर उसकी माँ चरित्रहीन होती तो दूसरी शादी रचाकर ऐश करती, मगर नहीं, उसने अपनी जवानी अपनी बेटी के भविष्य के लिए कुर्बान कर दी। इससे बड़ा त्याग कुछ नहीं हो सकता। सुरेश का तर्क न्याय संगत था। इसका मतलब आपको ये शादी पसंद है? ज़्यादा खोजबीन का ज़माना गया। आज के बच्चे अपने आर्थिक भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। करण ने उसकी शक्ल नहीं बल्कि अपना आर्थिक भविष्य देखा होगा। आज के बच्चे भावनाओं में नहीं बहते। ऐसा ही लड़की ने भी सोचा होगा। ऐसे बच्चों के आगे हम कहाँ टिकते हैं? कल को बेटे बहू को लगेगा कि हम बेकार हैं, तब क्या होगा? ये तुम क्या सोचने लगी? मैं गलत नहीं सोच रही। आप ही तो कह रहे हैं कि आज के बच्चे भावनाओं में नहीं बहते। ना भावना रहेगी, ना वे हमें पूछेंगे, कहकर मैं निराशा में डूब गई। उसकी चिंता मत करो, कल की कौन जानता है। और हाँ, निकिता के अतीत का जिक्र कभी भी करण के सामने मत करना। बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी है। सो निकिता को फ़ोन करके बुलाया। वह भागी भागी आई। जैसे ही मैंने शादी की रजामंदी की खबर दी, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरा हाथ अपने हाथ में लेती हुई बोली, आपने मेरी बेटी का हाथ थामकर मुझे एक बड़ी चिंता से उबार दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी सौम्या यहाँ सुखी रहेगी। मैंने निकिता को गले लगा लिया। तो बस आज की कहानी में इतना ही। आपको कहानी कैसे लगी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।